ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और अभी तक छत्तीसगढ़ में 4 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होने बाकी है, जिसमें दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ एनडीए सरकार है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन। दोनों पार्टियों के अपने अपने वादे हैं और दोनों ही पार्टियों का अलग अलग नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हैं अंशुल जी, बीजेपी से हैं अमरजीत सिंह छाबरा जी, छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ दुलारे अंसारी जी है और राजनैतिक विश्लेषज्ञ विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का वीआईपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी के मैं पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता से कर लेती हूँ। बीजेपी कितनी मजबूत है छत्तीसगढ़ में और कितनी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी? देखिए, हमारी 11 सीटें जीतने का लक्ष्य है और इसकी तैयारी हमने काफी पहले से ही आरंभ कर दी थी। छत्तीसगढ़ में जब निर्वाचन आयोग द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा हुई थी और उसके साथ ही हमने सबसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के 11 सांसदों की जो सीटों की घोषणा थी वो सर्वप्रथम हमने कर दी थी और उसके साथ ही सभी विधानसभा स्तर पर हमारे कार्यालय खुल गए थे, लोकसभा स्तर पर हमारे कार्यालय खुल गए थे और हमारे प्रवासी कार्यकर्ता भी हर सब विधानसभा में जा चुके थे। इस तरह से हम एक मजबूत संगठन को लेकर मैदान में उतरे हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में 2 परिणाम हमारे विपरीत आए थे, एक कोरबा और एक बस्तर, लेकिन इस बार हमने लक्ष्य रखा है कि हम 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं और हम इसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। विशेष रूप से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पिछले 10 वर्ष के जो कार्यकाल के जो काम हुए हैं, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की 3 महीने की सरकार में हमने जो ज्यादा से ज्यादा 80% से ज्यादा वादा पूरे करने का जो काम किया है, उन वादों को लेकर हम बीच में जा रहे हैं। इस तरह से हम पूरी तरह से कि हम 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। जी जी, दुलारे जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? दुलारे जी, 3 महीने अमरजीत जी, 3 महीने की सरकार में तो आपने दारू का रेट बढ़ा दिया। 3 महीने की सरकार की जब आप बात करते हैं तो आपने पहली कैबिनेट में मतारी बंधन योजना में पैसा देने का वादा किया। आपने जनवरी और फरवरी का पैसा अभी तक मतारियों को नहीं दिया है, जो टोटल मिला के 655 करोड़ 1310 करोड़ रुपए होते हैं। पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल एकदम साफ तौर पे मैं पूछता हूँ अमरजीत जी, आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? आप स्थानीय मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं या अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के लड़ रहे हैं? मेरा तीसरा सवाल, आप अब रुक जाए विनोद जी, मैं पहले अमरजीत जी का पक्ष जान लेता हूँ। तीसरा बड़ा सवाल कि आप स्थानीय मुद्दे को अगर लेकर के लड़ रहे हैं तो आपने स्थानीय लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया? आपने सरोज पांडे को दुर्ग से, राजनांदगांव से टिकट नहीं दिया। आपने सरोज पांडे को टिकट कहां से दे दिया? कोरबा से दे दिया। ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि आपके घोषणा पत्र पे देश को आगे ले जाने की, भारत को सशक्त बनाने की बात न होकर के मोदी की गारंटी एक ऐसा शब्द लिखा गया है? मतलब इस बार चुनाव में मुझे लगता है सरोज पांडे जी नहीं लड़ रहे हैं, संतोष पांडे जी नहीं लड़ रहे हैं, विजय बघेल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव और सिर्फ मोदी जी लड़ रहे हैं। हर 543 सीट पर मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी लड़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हर जगह वो जाके लड़ेंगे। 11 सीटों के लिए अमित शाह आते हैं, 11 सीटों के लिए योगी आदित्यनाथ आते हैं, 11 सीटों के लिए मोहन यादव आते हैं, 11 सीटों के लिए प्रधानमंत्री आते हैं। मतलब इतने लोगों को छत्तीसगढ़ में बुलाना ये बताता है कि आपने कोई बड़ा काम, कोई बड़ा विकास छत्तीसगढ़ में नहीं किया। और छत्तीसगढ़ में बड़ा विकास किया होता तो 7 लोगों की टिकट आपको काटने नहीं पड़ती। जी दुलारी जी, देखिए अमरजीत जी, दुलारी जी का सीधा सवाल आपसे यही है कि छत्तीसगढ़ में आप क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उन पर सवाल नहीं, उन पर जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप जो है मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे नेता मोदी जी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उनकी छवि है। हम मोदी जी को अपने नेता मानते हैं और हमें गर्व है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला। दूसरा यह कि चुनाव कोई रोड, सड़क या नाली निर्माण का चुनाव नहीं है। यह चुनाव कोई मेंबर का चुनाव नहीं है, यह चुनाव कोई पार्षद का चुनाव नहीं, न विधानसभा का चुनाव है। यह चुनाव लोकसभा का चुनाव है, जिससे हम देश के प्रधानमंत्री का चयन करने वाले हैं। और यदि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी है को लेकर हम जा रहे हैं तो हमें हमारे नेता पर और निश्चित
नरेंद्र मोदी के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम अमित शाह जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम राजनाथ सिंह जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी कह सकती है राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो भारतीय जनता पार्टी पर समय समय पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो वायनाड में सीपीआई के जो पार्टी है उनके खिलाफ चुनाव लड़ते, ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ। तो मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी है, हमें नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि है। आज देश ने एक ऐसा नेता दिया है जिनकी छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरी है और देश मजबूत होकर उभरा है, इसलिए हम अपने नेता पर गर्व करते हैं। हम कह सकते हैं कि निश्चित ही हम अपने नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम राम मंदिर जो हमने अयोध्या में जो राम का मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, हम उस पर भी राम जी की कृपा को लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि 550 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, जो राम लला जी एक ऐसी जगह विराजमान थे जिससे मुक्ति मिली और एक भव्य राम मंदिर बना। प्रत्येक राम भक्त को जो कण कण में विराजमान है उनको गर्व होना चाहिए। मुझे गर्व है कि राम लला जी आज अयोध्या में विराजमान हुए हैं, एक भव्य राम मंदिर बना है। और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं राम जी को काल्पनिक बताने वो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट जी अमरजीत जी, देखिए अंशुल जी भी हमारे साथ मौजूद है। अंशुल जी, आपने अमरजीत जी को सुना होगा, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? आयुषी जी, सबसे पहले तो मुझे आपके 2-4 शब्दों पर बहुत आपत्ति है। आपने एक शब्द का प्रयोग कम से कम 4 बार किया, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भारतीय संविधान में यह कहा जाता है कि मीडिया जो होता है चतुर्थ स्तंभ होता है और आलोचना करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है चलती हुई सरकार के समक्ष। आपने कहा एक साइड एनडीए लड़ रहा है और एक साइड इंडी गठबंधन लड़ रहा है। मैं आपके डीपीआर से पूछना चाहता हूं, और आयुषी जी आप भी युवा एंकर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और यहाँ सभी वरिष्ठ बैठे हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, ये शब्द आपके पास कहां से आया? ये शब्द आपके डीपीआर ने आपको कैसे दे दिया कि इंडी गठबंधन? आपको किसने कहा कि इंडी गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन की लड़ाई हो रही है? इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन की लड़ाई हो रही है। आपको यह भ्रमवाद की राजनीति के अंदर प्रेरणा देने वाला आखिर व्यक्ति कौन उत्पन्न हो गया आज मेरे भारतीय राजनीति में? यही मेरे देश में पिछले 10 साल में हो रहा है, जिसका काम आपके अलायंस कुछ छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने आपको छोड़ा, आप तो वो एक एक जब जाएंगे, आपने इंडिया गठबंधन जब नाम दिया था तो हर पार्टी का एक एक नाम लेकर के आपने इंडिया गठबंधन इसको नाम दिया था। अब जब पार्टियां छोड़कर जा रही है तो पार्टी के नाम की साइज भी छोटी होगी, ये बात आपको मानना पड़ेगा। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर वाक्यांश आपने प्रस्तुत किया कि कई लोग छोड़कर जा रहे हैं तो आपकी साइज भी छोटी हो रही है। यह अधिकार आपको किसने दिया किसी संगठन के खिलाफ में खड़े होकर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने का? इंडिया का फुल फॉर्म आप मुझे बता दिए और इंडी का फुल फॉर्म आप मुझे बता दीजिए। देखिए इस बात पर मेरा घोर आपत्ति है। देखिए अंशुल जी, ये हमारे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल है। जनता जो कह रही है उस हिसाब से आप मीडिया पर सवाल कैसे? मेरे नहीं, मैं आप अगर गलत बोलेंगी तो आपसे गलत कहा जाएगा। मैं आपको बिल्कुल, मेरे पास भी ऐसी कई, मैं आपसे, मेरे पास ऐसे कई सारे जनता, आपका हक है कि आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर सकते हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये जनता का कहना है, मेरा कहना नहीं है। आपको, आप मुझे जनता का एक आध जनता का नाम बता दीजिए जिसने इंडी गठबंधन आपको भेज दूं। आप बताइए, मुझे भेजिएगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े चैनल से आप, बड़े बड़े चैनल तो आज बड़े बड़े, मैं आपको जवाब, आयुषी जी लेट मी कंप्लीट। मैं बीच में नहीं, मैं कोई मुद्दे, अब मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। आपने बहुत प्रश्न किया कि बड़े बड़े न्यूज चैनल चला रहे हैं, तो मैं तो बड़े बड़े न्यूज चैनल पे बैठने की हिमाकत ही नहीं करता, मैं तो विश्वसनीय न्यूज चैनल पर बैठने की हिमाकत करता हूँ। और मैं यह समझता हूँ कि वीआईपी न्यूज चैनल जो है देश का बड़ा विश्वसनीय न्यूज चैनल है, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको आता हूँ पिछले 10 वर्षों की बात पे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि देश मजबूत होकर गुजरा है। मैं ऐसे ही मजबूत देश का रहवासी हूं जहां पर मैं ऐसे देश का रहवासी हूं जहां पर एक व्यक्ति, ये इंटरप्शन जो हो रहा है उसको ठीक करा देंगे तो मैं समझता हूँ एक मिनट रुक जाइए विनोद जी, आपकी तरफ आएंगे। अंशुल जी हो गया, बोलिए आप। जी मेरा देश मजबूत होकर गुजरा है, बीजेपी के साथी प्रवक्ताओं ने अभी आपके हमारे समक्ष रखा है। मैं उसी में ऐसे मजबूत देश का रहवासी हूं जहां पर एक व्यक्ति 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहा है पिछले 10 सालों में, और मैं उसी देश का रहवासी हूं जहां पर एक किसान तबका जो है वो 24 रुपए दिन कमा रहा है। मैं उसी देश का रहवासी हूं जब 2014 के बाद जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, मुझे 100वां दिन दे दीजिए, 100 दिन दे दीजिए, मैं महंगाई खत्म करता हूं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि यहाँ पर इस पैनल में जितने लोग बैठे होंगे, इससे कठिन दौर के महंगाई के तर्पे में कोई नहीं जी रहा होगा।
आज 100 रुपए का पेट्रोल मैं समझता हूं सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है, ये तो हमें और अपने दिल को आत्मसात करने की आवश्यकता है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने वाले लोग ये कहते हैं कि हम मजबूत स्थिति में हैं, जबकि मेरा देश जो है आज 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भोग रहा है। हमारा देश इतना मजबूत हो गया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तो बात करते हैं, लेकिन 250 लाख करोड़ का कर्जा इसी देश के ऊपर चढ़ जाता है। सोचिए हमारा देश कितना मजबूत हो गया है। मेरा देश कितना मजबूत हो गया है कि यहां पर आज भी 82 लाख लोगों के लिए प्रतिदिन 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। और बात कर रहे हैं हम काई की, हम बात कर रहे हैं आज दिनांक में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। गजब का देश को मजबूत कर कर दिखाया है। मेरे देश की जो 72% का जो संपत्ति है वो देश के सिर्फ 1% लोगों के पास है। बाकी के जो 99% लोग हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ जुमलों में फंसे हुए हैं। मेरा देश की शिक्षा नीति कितनी मजबूत। जी सवाल जोड़ देता हूं। जब आप बात करते 1% लोगों के पास है तो 1% लोग आपके समय भी थे। मुकेश अंबानी नहीं थे पर धीरूभाई अंबानी आपके समय भी थे। पहला मेरा सवाल, इस सवाल में एक और सवाल मैं आपको जोड़ दे रहा हूँ। जब आप बात करते हैं बेरोजगारी की, जब आप बात करते हैं किसानों की, तो आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर निकालते हैं, पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए किसी किसान से राहुल गांधी मिलते नहीं, किसी परिवार से नहीं मिलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, ये विकास की लड़ाई नहीं है? आपके निष्पक्ष प्रश्न का मेरा भी निष्पक्ष एक जवाब सवाल है। अंशुल जी, देखिए आपने जैसे बताया कि बीजेपी है, इतनी गरीबी है, ऐसा जितने भी सवाल आपने गिनाए, यदि मान लो कांग्रेस सरकार आती है तो किस प्रकार से आप इसका समाधान निकालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप तीनों प्रश्नों का जवाब बिंदुवार तरीके से देने का प्रयास करता हूं। आपने महिला ने मेरे से प्रश्न किया तो पहले मैं उनका प्रश्न का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि आप किस प्रकार से निदान निकालेंगे। मोहतरमा, हम उस देश के रहवासी हैं जहां पर गंगा जमुना तहजीब मानी जाती है और हम उसी देश के रहवासी हैं जिसे सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। मेरे देश में इतना धन संपदा है, अचूक धन संपदा है कि कहीं ना कहीं से देश में 125 करोड़ देशवासियों का भरण पोषण बहुत अच्छे से होता है और संपूर्ण विश्व जगत का होता है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ इतनी हिमाकत है। और हमारे देश में के साइज की 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती है। एक असंगठित अर्थव्यवस्था। अंसारी जी, आपके प्रश्न का जवाब है जो आपने 1% का प्रश्न मेरे को उठाया था कि मेरे देश में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती है। के साइज की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक असंगठित अर्थव्यवस्था चलती है जिसमें छोटे व्यापारी, एमएसएमई जैसे छोटे छोटे व्यापारी आते हैं जो मेरे देश में 80% तक का जॉब क्रिएशन का काम करते हैं, मान्यवर, और साथ ही साथ 20% तक का जॉब क्रिएशन का काम करने का काम करते हैं, जिनको मोदी जी के कॉर्पोरेट मित्र कहा जाता है, जिनका 14 लाख रुपए से 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाता है और वो देश में सिर्फ 20% तक का जॉब क्रिएशन का काम करते हैं, जिसे हम संगठित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मेरे देश की तासीर असंगठित लोगों को एक सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता हेतु काम करने की है, ना कि मेरे देश की तासीर सिर्फ और सिर्फ संगठित अर्थव्यवस्था को पकड़ के चलने की है। कांग्रेस के जमाने में जो आपने 1% की बात कही, कांग्रेस के जमाने में ये साइमल्टेनियसली पैरेलली समानांतर काम होता था। संगठित भी एक जगह काम करती थी और असंगठित भी एक जगह काम करती थी। इसलिए यह कहा जाता था कि मेरे देश में सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन सन 2014 से लेकर सन 2004 तक इसी कारण से हुआ था। इसे कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीति नीति। लेकिन मोदी के भ्रम में फंसे हुए, मोदी की भक्ति करने वाले लोगों को यह क्या पता है कि भारत की भक्ति करना और मोदी की भक्ति करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने यही कहा ना, यह जो लड़ाई है वह अन्याय वर्सेस न्याय की है। इस बार न्याय जीतने वाला है और अन्याय और शगुफा गढ़ने वाली जो चीजें हैं वह हारने वाली है। अच्छा, एक बड़ा सवाल मैं लेकर के आऊंगा, पर उससे पहले मैं विनोद जी की तरफ रुख कर लूं। विनोद जी, क्या लगता है इस बार देश को प्रधानमंत्री कौन सा मिलेगा? मैं तो दोनों को सबसे पहले स्वागत करता हूं, क्योंकि अमरजीत की भी स्वागत है और अंशुल भाई का भी स्वागत है, क्योंकि आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। अमरजीत ने बीजेपी के पक्ष रखा और अंशुल जी ने कांग्रेस के पक्ष से रखा। सबसे पहले तो मैं अमरजीत के लिए आता हूं कि अमरजीत भाई के लिए, क्योंकि अमरजीत जी वो है जो संगठन से काम कर रहे हैं। सबसे पहले संगठन से काम कर रहे हैं और संगठन के साथ साथ जब उनको नहीं मैं जो बोलना, क्योंकि उनको वहां पे बसना का प्रभार मिला, बसना का प्रभार मिला तो सत्य। अंशुल जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहा, मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मतलब आपके हृदय में देश बसा हुआ है, हिंदुस्तान बसा हुआ। लेकिन मैं कल भी डिबेट में था और आज भी था। मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा, अगर ऐसा है तो फिर कल टेढ़ासरा में कांग्रेस और बीजेपी में क्यों झड़प हुई?
कल आपको पता है कल कांग्रेस और बीजेपी में झड़प हुई? आपको तो ये पता होगा क्योंकि सभी चैनल्स में चला है। और दूसरी बात, जब आप बोल रहे हो, इकोनॉमिक की बात कर रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, आप इसकी बात कर रहे हो, तो सबसे पहले एक चीज बता रहा हूं मैं, आज अगर कहीं पर भी आप चले जाइए, बीजेपी की रैलियों में बड़ी बड़ी भीड़ दिखती है, ये कांग्रेस की रैलियों में क्यों नहीं दिखती है? बड़ी बड़ी भीड़ दिख रही है। आप नहीं, ये चीज में आप बोल रहे हो, आप कांग्रेस की रैलियों में बड़ी बड़ी, बीजेपी की बड़ी रैलियों में बड़ी बड़ी भीड़ दिख रही है, लोग आ रहे हैं, लोग अपने स्वेच्छा से, कांग्रेस में क्यों नहीं दिख रहा है? ये मेरे से प्रश्न है जी अंशुल जी। हाँ, आपसे मैं कर रहा हूँ। चलिए मैं आपका प्रश्न का जवाब देता हूँ। आपने एक प्रश्न उठाकर बताया कि बीजेपी की रैली में बड़ी बड़ी भीड़ दिखती है और कांग्रेस की रैली में बड़ी बड़ी भीड़ नहीं दिखती। तो अभी पिपरिया नामक मध्य प्रदेश के एक ग्राम में सभा हुई थी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, वहां पर 6000 की बहुत बड़ी भीड़ आई थी। उसके पहले भोपाल के पास एक जगह है, वहां पर भीड़ हुई थी, तो वहां पर 7500 लोगों की बहुत बड़ी भीड़ आई थी। ये मेरा कहना नहीं है। अंशुल जी, हम छत्तीसगढ़ की बात कर, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मैंने मध्य प्रदेश की बात कर दी तो क्या बुरा लग गया? मैं जवाब दे रहा हूँ छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ में भी बात कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में बात कर रहा हूँ। जितना मेरा छत्तीसगढ़ उतना ही मेरा मध्य प्रदेश, ऐसा मैं समझता हूँ, कांग्रेसी हूँ क्योंकि। चलिए अब मैं आपको जवाब देता हूँ, इसका भी छत्तीसगढ़ का भी बात करता हूँ। मैंने पिपरिया का एग्जाम्पल दे दिया और थोड़ा सा मैं भारत के इतिहास को, रामायण के शास्त्र को उठा के आपको बताना चाहता हूँ कि रावण के पास सबसे बड़ी सेना हुआ करती थी मान्यवर, और राम जी के पास उतनी बड़ी सेना हुआ नहीं करती थी। लेकिन लड़ाई किसकी थी? न्याय और अन्याय की थी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जीता कौन था? राम जी भगवान। मतलब आप भी रामायण मतलब राम का नाम लिए ना? आप भी राम का नाम लिए, मतलब आपका राम, राम का नाम लिए, मतलब कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस राम को मानती नहीं थी, मतलब राम के लिए। लेकिन ये किसने कहा? बहुत सारे, अगर ऐसा रहता तो फिर उन्होंने राम मंदिर में क्यों नहीं, जब राम मंदिर को उनको निमंत्रण मिला, कोई भी बड़ा नेता राम मंदिर क्यों नहीं गया? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अच्छा, अगर हम राम मंदिर नहीं जाते, मतलब आपके हिसाब से हम राम भगवान को नहीं? मैंने आपको ये नहीं बोला, मैंने आपको राम मंदिर नहीं, आपको ये नहीं बोला। करिए ना, मैंने क्या बोला जी? मैंने आपको क्या बोला कि मैंने ये नहीं बोला अंशुल जी, मैंने आपको बोला आप राम नहीं, मैंने ये बोला, आपने क्या बोला? रावण की सेना और राम की सेना, मतलब कहीं ना कहीं राम आया ना, राम तो है ही, आया मतलब क्या होता है? तो वही तो, वही चीज तो मैं आपको अब आपने जो प्रश्न खड़ा किया मेरे ऊपर मान्यवर कि हम राम मंदिर पे अयोध्या क्यों नहीं गए, तो मान्यवर थोड़ा सा आप अगर सनातनियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और जिस धर्म से आप आते हैं उसको डीप पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हमारे देश के प्रमुख 5 सनातनी, जिसे आदिदेव शंकराचार्य कहा जाता है, उन्होंने यह कहा था कि राम नवमी के दिन, जिस दिन राम लला का उद्गम हुआ इस देश में, अवतारित हुए इस देश में, उस दिन अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा होता है तो यह भूतो न भविष्यति सर्वोत्तम माना जाता है। तो मैं बीजेपी के बुलावे पर जाऊंगा कि जिस दिन राम भगवान का बुलावा होगा मैं उस दिन जाऊंगा। आप किसके बुलावे पर जाएंगे? आप बीजेपी के बुलावे पर जाएंगे। और अगर बीजेपी आपको बुलाएगी आप नहीं जाएंगे तो आप राम भक्त नहीं कहलाएंगे। किस प्रकार का? मैंने आपको क्या बोला? मैं बीजेपी की बात कर रहा, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा। मैंने क्या बोला? अगर आपके मन में इतना ही श्रद्धा है तो कोई भी वहां पे व्यक्ति क्यों नहीं गया? मतलब क्या उनको ये बोला गया था कि कांग्रेस वालों को कि राम मंदिर नहीं जाना है, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना? राम मंदिर का उद्घाटन किसके परिप्रेक्ष्य में हुआ था? बीजेपी के हाई परिप्रेक्ष्य में। राम भगवान का जन्म कब हुआ था? रामनवमी के दिन राम भगवान का जन्म होता है कि जिस दिन बीजेपी ने अपना प्रोग्राम किया उस दिन राम भगवान का जन्म होता है। मेरे देश के 4 आदि शंकराचार्य ने, मेरे देश के 4 आदि शंकराचार्यों की मैं बात मानूंगा, जिनको शास्त्रों का सबसे बड़ा ज्ञान है, कि मैं बीजेपी के नेताओं की बात मानूंगा? आप बताइए शास्त्र संबद्ध बात क्या कहती है? मुझे किसकी बात मानना चाहिए? और ये किस व्यक्ति ने कहा, और मैं ये किस व्यक्ति ने कहा, और ये किस व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर नहीं जाते? मैं अभी राम मंदिर से होकर आया हूं। छत्तीसगढ़ में कई सारे राम मंदिर है, मेरे रायपुर में राम मंदिर है, मैं शाम को हनुमान मंदिर जाऊंगा। ये मेरी आजादी है, ये मुझे पता है कि मुझे कैमरा लेकर जाना है कि नहीं जाना है, यह मेरे आस्था का विषय है। राजनीति धर्म की दासी होती है मान्यवर। मुझे जब जहां जितने बजे जाना है मैं जाऊंगा। मैं किसी को क्यों बताऊंगा, या मैं मीडिया में क्यों बताऊंगा कि मैं शाम को 4 बजे ये वाले मंदिर जाऊंगा कि शाम को 5 बजे उस वाले मंदिर जाऊंगा? मैं तो ये नहीं समझता कि किसी को बताना भी चाहिए, क्योंकि यह आपकी आस्था का विषय है। आप अपनी माता जी के साथ कहाँ कैसे घूमने जाएंगे? अंशुल जी, विनोद जी, देखिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं।
अंशुल जी, विनोद जी, देखिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो जो 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसी पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से भी अभी मौजूद हैं अमरजीत जी, उनसे ले लेती हूँ सवाल। देखिए अंशुल जी ने आप पर कई सारे सवाल किए, बीजेपी पर कई सारे सवाल किए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं पहले राम मंदिर के मुद्दे पर थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारा विषय उस पर आया। विनोद जी ने भी उस पर कुछ कहा और अंशुल जी ने भी बहुत सारी बातें अपने सफाई में कही। मुझे याद आता है कि जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तब यही कांग्रेसी थे जो हमसे प्रश्न करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और अब ये जब मंदिर बन गया तब ये बोल रहे रामनवमी वाले दिन को प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। मतलब इनको तो तारीखों पे भी संदेह है। एक अमरजीत भगत जी में ऐड कर देता हूँ, राम मंदिर आपने बनाया है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है? इसको अमरजीत देश को बता दे, आप देश को बता दे। मैं देश जानना चाहता है, नहीं देश के बात को जानना चाहता है कि बीजेपी ने बनाया है राम मंदिर या राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। और आप बता दे, एक साफ तौर पे एक चीज ये भी साफ कर दे कि आपने बीजेपी के कितने लोगों का पैसा राम मंदिर पे लगा है या देश के लोगों का पैसा राम मंदिर के बनाने में लगा। देखिए ये सरासरी आप राम के मुद्दे पे जो वोट मांगने का काम कर रहे हैं, राजनीतिकरण का काम नहीं। मैं एकदम निष्पक्ष सवाल पूछ रहा हूँ, मैं एकदम साफ सवाल पूछ रहा हूँ, मैं एकदम साफ पूछ रहा हूँ। आप एक बार साफ बता दें। दुलारी जी एक सेकंड जवाब दे लीजिए अमरजीत जी। आईसीजी जवाब मैं लूंगा, पर मैं साफ तौर पे पहले साफ जानना चाहता हूँ कि राम मंदिर आपने बनाया है या सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है? कुछ भी नहीं कहा अभी, आप इस तरह से बोले जा रहे हैं बीच में, मेरी बात तो होने दीजिए जी। अमरजीत जी, मेरा आग्रह है कि जब हम अपनी बात रखें तो कृपया बीच में कोई डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हम भी वक्त पूरा सुनते हैं। राम मंदिर का मुद्दा इसलिए चूंकि बार बार आया इसलिए मैंने कहा। और जैसे अंशुल जी कह रहे थे कि रायपुर में भी राम मंदिर है, वहां पर माथा टेक के अभी आ रहे हैं, लेकिन उसी राम मंदिर के मार्ग को जब राम मंदिर मार्ग रखने का विषय आया था तब इन्हीं के महापौर अजय ढेबर ने उस मंदिर के मार्ग का नाम बदल दिया था। तो ये किस तरह की आस्था की बात करते हैं, किस तरह की संस्कृति की बात करते हैं। और 2004 से 2014 में इनको लगता है कि धरती पर स्वर्ग उतर आया था, फिर 2014 में इनकी विदाई क्यों हो गई, इनकी सरकार से वापसी क्यों हो गई। और ये इनके ही नेता है, ये जो कहते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो भैया इंदिरा जी ने नारा क्यों दिया था गरीबी हटाओ का। और गरीबी हटाओ का नारा देते देते अमेठी और रायबरेली का कितना विकास किया इन्होंने, ये पूरा देश जानता है। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस के इनके गांधी परिवार के लोग में हो चुकी है। जो कांग्रेस कभी 60 साल 65 साल इस देश में राज करती थी, आज 50-55 सीटों पर सिमट गई। आज इनके तमाम नेता इनको छोड़ कर जा रहे हैं। हम अपने संगठन के दम पर चुनाव लड़ते हैं, हम अपनी संगठन की ताकत के दम पर चुनाव लड़ते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है, बहुत नीचे स्तर से काम करते हैं। हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी बहुत मजबूती से अपने बूथ में रहकर काम करता है। और मैं फिर से आशुषी कहना चाहूंगा कि हमने 11 की 11 सीटों पर अपनी अच्छी तैयारी की, हमने अपने सशक्त कैंडिडेट उतारे हैं, हम केंद्रीय मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हम लाभार्थी सम्मेलन जो करते हैं, यह संकेत है कि लाभार्थी का मतलब होता है जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाभ प्राप्त हुआ है। उन लाभार्थियों सम्मेलन के माध्यम से उनके आंकड़े एकत्र करके उनको बुलाते हैं, उनके साथ चाय पे चर्चा करते हैं, हम लोगों का सामना करते हैं, भागते नहीं है। इन्होंने जैसे कहा कि छत्तीसगढ़ में रोजगार को लेकर बहुत सारा विषय रखा, मैं अपनी बातों को बहुत संक्षिप्त में रखना चाहूंगा कि अयोध्या से ही शुरू करूंगा। जब भव्य राम मंदिर बना तब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, वहां पर आवागमन की सुविधाएं बढ़ी, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर्यटन का केंद्र बना हुआ, होटल मोटल खुले। तो व्यवसाय की शुरुआत यहां से भी होती है मेरे भाई अंशुल भाई। 4 करोड़ पक्के मकान हमने बनाए हैं और 3 करोड़ और पक्के मकान बनाने का हमने वादा किया। आप अंदाजा कीजिए कि जब 4 करोड़ मकान बने होंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिला होगा उस मकान बनाने में। आप ये सोचिए, 10 करोड़ गृहिणियों को हमने उज्ज्वला गैस के माध्यम से जोड़ा है, 100 शहरों को वंदे भारत से जोड़ा, और उस वंदे भारत के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला होगा आप इस चीज को समझ सकते हैं। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की हमने बात कही है। 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं। ये 12 करोड़ शौचालय उन लोगों के लिए बनाए जो कभी शर्मिंदगी का शिकार होते थे, और साथ ही 12 करोड़ शौचालय से कितने लोगों को रोजगार मिला होगा जब वो शौचालय के निर्माण हुए होंगे। तो आप सारी चीजों को समझ सकते हैं। 90 लाख एसएचजी की बात करूंगा, 90 लाख एसएचजी की जो महिलाएं थी उनको सशक्त करने का काम हमने किया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने विषयों पर काम कर रही है। हमने 72 लाख महतारी बंधन योजना का लाभ देकर यहाँ की महिलाओं को लाभ देने का काम किया है। हमने जो दो साल का जो बोनस
जो पिछली सरकार में हमसे रह गया था और जिसकी खामियाजा भी हमने बताया। 5 साल हम बाहर थे सत्ता से, लेकिन सत्ता में आते हमने पिछले वादों को भी पूरा किया है। हमने 2 साल का बोनस दिया है। जो आदिवासियों के पैरों से चरण पादुका छीनने का काम कांग्रेस ने किया था, हमने वापस उन आदिवासियों को पैरों में चरण पादुका पहनाई है। हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों को उचित राशि देने का वादा किया था, वो पूरा किया है। टीएससी घोटाला हुआ था, आपने यहाँ के बेरोजगारों को छलने का। समय का अभाव है, मैं अंशुल जी से अगला सवाल ले लेती हूँ। अंशुल जी, देखिए आपने कई मुद्दों पर बात की और कांग्रेस। दुलारी जी, आपके पास अगला आपसे ही सवाल लूंगी, पर पहले मैं एक सवाल ले लूं अंशुल जी से, फिर उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। देखिए अंशुल जी, आपने कई मुद्दों पर बात की। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ समय पहले ही विधानसभा चुनाव हुए थे, फिर कांग्रेस ने कहाँ कमी छोड़ दी, सत्ता कैसे पलट गई? 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। हमने पिछले 5 वर्षों में बहुत उम्दा काम किया। 54 नए पुरस्कारों से हमारे छत्तीसगढ़ को नवाजा गया। हमारी बहुत सारी कमियां रह गई थी। हम कांग्रेसी हैं, हम अपनी कमियों को, आलोचनाओं को जिम्मेदारी पूर्वक सुनने का हिमाकत रखते हैं। बहुत सारी कमियां रह गई थी, लेकिन आज दिनांक में एक लोकतंत्र विधि के अनुसार मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम बैठे हुए हैं। चलती हुई सरकार को सत्य रास्ते के मार्ग पर चलाने के लिए हम उनके ऊपर नकेल कसते हुए बैठे हैं। हमारे पास 35 विधायक, माननीय विधायक बैठे हुए हैं और हम छत्तीसगढ़ को आगे दिशा में ले जाने का काम करेंगे। अब माननीय बीजेपी के प्रवक्ता ने 4-5 योजनाओं का नाम बता दिया। इन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में एयरपोर्ट भी बने होंगे, 4 करोड़ पक्के मकान भी बने होंगे, उसके बाद हम उससे रोजगार भी सृजित हुआ होगा। मान्यवर, थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर दीजिए आप रोजगार और जीविका में। जब किसी को घर बनाया जाता है तो उसे जीविका कही जाती है, और जब किसी को प्रॉपर इनकम का सोर्स बढ़ जाता है उसे रोजगार कहा जाता है। तो 4 करोड़ पक्के मकान, जो कि आपका बहुत बड़ा सगुफा है, अगर मान लो 2 मिनट के लिए बन भी गए होंगे तो मैं समझता हूं 40 करोड़ जीविकाएं उत्पन्न हुई होंगी, ना कि 4 करोड़ रोजगार उत्पन्न हुए होंगे। यही जो मोदी जी की भक्ति करते हैं, वो राष्ट्रभक्ति करने में थोड़े 19 रह जाते हैं। आपने कहा वंदे भारत ट्रेन हमने चला दी। बस्तर के सुदूर स्थित अंचल व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जिसको आज भी आप बाध्य हैं इतने बढ़ते हुए भारत में कि उनको मजबूरन चरण पादुका योजना चलाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने उनको इतना सक्षम नहीं बनाया कि वो चरण पादुकाएं स्वयं से खरीद सके। वो हालांकि हमने 5 साल में उनको चरण पादुका योजना के तहत उन्हें सक्षम बना दिया था, इसलिए वो बंद करनी पड़ी। वो व्यक्ति, वो वंदे भारत ट्रेन में अगर उसको रायपुर से नागपुर जाना है, तो मैं आपसे जिम्मेदारी पूर्वक पूछता हूं, क्या वो 5,500 रुपए का टिकट लेकर बैठकर वह दूर बैठा हुआ आदिवासी भाई जा सकता है कि नहीं जा सकता है? यही तो अंतर है। आपने वंदे भारत ट्रेन तो चलाई, लेकिन अपने कॉर्पोरेट मित्रों द्वारा चलाई, अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए चलाई, अपने कॉर्पोरेट साथियों के साथ चलाई। तो ये किसके लिए चलाई? हिंदुस्तान की जनता के लिए चलाई। आपने आयुष्मान कार्ड की बात करी। आयुष्मान कार्ड पिछले 9 महीनों से बंद पड़ा हुआ है सर, ये सरकारी डाटा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में आज बंद पड़ा हुआ है, राजस्थान में आज बंद पड़ा हुआ है, गुजरात में आज बंद पड़ा हुआ है, दिल्ली में आज बंद पड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल में आज बंद पड़ा हुआ है, कर्नाटका और केरल में आज बंद पड़ा हुआ है। तो आयुष्मान कार्ड का सगुफा जो मोदी जी बताने में बहुत माहिर है, वो कितना अच्छा चल रहा है। आज ही एक जिम्मेदार न्यूज चैनल ने छापकर हमको बताया है कि आयुष्मान कार्ड अब ले दे के 350 करोड़ रुपए के साथ अब चालू होने वाला है। 9 महीने से क्या हो गया था? मतलब आपके हिसाब से उन 9 महीनों में किसी गरीब की तबीयत खराब नहीं हुई होगी, उन 9 महीनों में किसी गरीब के साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा। समय का अभाव है। देखिए, मैं दुलारी जी के पास जाना चाहूंगी, उनका काफी देर से वो सवाल करना चाह रहे थे। जी दुलारी जी। मेरा दोनों पार्टी से एक सवाल है। जब आप बात करते हैं आदिवासी की, जब आप हररेक की कटाई करते तब आपको भी आदिवासी याद नहीं आता है, ये कांग्रेस से मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा बीजेपी से, बिना लाग लपेट के, इसको बिना पॉलिशिंग किए हुए आप जवाब दे दीजिएगा। दूसरा मेरा बड़ा सवाल जो है वो बीजेपी से, अगर राम मंदिर आपने बनाया तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आप ही बता दीजिए कि राम मंदिर बनाने में, राम मंदिर का फैसला लेने में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका थी? और जब राम मंदिर आप ही को बनाना था तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने क्यों नहीं बना दिया? ये मेरा पहला सवाल है बीजेपी से। कांग्रेस से मेरा साफ सवाल है कि आदिवासी की बात करते तो हरदेव की कटाई आपने क्यों नहीं होगी? आपने भी हरदेव की कटाई जारी रखी। और बीजेपी से जो राम मंदिर के बारे में इतनी बातें कही जा रही है, मैं पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के फैसले में कहाँ करी? मैं राम भगवान से लेके हसदेव तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। आपने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर राम मंदिर का बताइए, राम भगवान का मैं बीजेपी से पूछ लूंगा। अगर मैं राम भगवान का बता दूंगा कोई समस्या है क्या सर? क्योंकि राम भगवान के मंदिर निर्माण में मैंने भी एक छोटा सा अंशदान किया था, जिसके लिए मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने अपना अंशदान किया था। हम सब
संपूर्ण भारतवासियों के एक मत होने पर राम मंदिर बना है। राम एक राजनीति का विषय नहीं है। राम पलायन राजनीति हो जाए तो मैं समझता हूं भारत के लिए बहुत अच्छा होगा और राम राज्य अवश्य आ जाएगा। आपने उत्पन्न प्रश्न उठाया कि हसदेव की कटाई के लिए आपने क्या किया। हसदेव की कटाई के लिए अंसारी जी, आप भी बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के। हसदेव की कटाई के लिए मैंने स्वयं ने कितने बार धरना दिया, इस बात को आप जानते हैं। आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कितने बार धरना दिया, आप उस बात को जानते हैं। और हमने कितना ब्रेक लगाया, इस बात को आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन मत के मद में मदमस्त हो चुकी मोदी सरकार, जो पिछले 10 साल से दिल्ली में दरबार में राज कर रही थी और हसदेव के नीचे उन्हें कोयला दिख गया था, उन्हें अपने मित्र गौतम अडानी को वह कोयला देना पड़ रहा था। इसलिए हसदेव के जो जीते जागते सुंदर जंगल हैं, उनको पिछले 4 वर्षों से 3 वर्षों से तात्कालिक रूप से काटा जा रहा है। हमारे बार बार धरना देने पर भी, हमारे बार बार पत्राचार करने पर भी, जब हम सरकार में थे पता है मान्यवर हमने कितने बार पत्राचार किया, 112 बार पत्राचार किया है, एक का भी जवाब नहीं आया। जब हमारे साइड से मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 19 बार मीटिंग फिक्स हुई है सीतारमण जी के साथ और 12 बार मीटिंग फिक्स हुई है आदरणीय गृह मंत्रालय जी के साथ। और कई बार इस बात को रखा गया है कि वो जो हसदेव के जंगल है वो छत्तीसगढ़ के फेफड़े होते हैं, वहां से ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। राजनीतिकरण कर इसका व्यापारीकरण कर इसे काटने की हिमाकत ना करी जाए। लेकिन वाहरे मोदी सरकार, वाहरे मोदी सरकार के तंत्र, वाहरे मोदी सरकार के वो कॉर्पोरेट मित्र, वाहरे मोदी सरकार के अडानी मित्र, उन्होंने हमारी एक ना सुनी, उन गरीबों की एक ना सुनी, उन अंबिकापुर वासियों की एक ना सुनी। और वो जिस प्रकार से गहनता से उसको काट रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि जब मैं उन हसदेव के वन्यहरण को देखता हूं तो मैं समझता हूं कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये मत के मद में मंदमस्त हो चुके लोगों के मन में कोई बात नहीं आती है। साइंस सरकार तो इस बात को भूल गई, प्रश्न ही करना बंद कर दिया। अभाव है और ऐसे में मैं सभी से अंतिम प्रक्रिया लेना चाहती हूँ। विनोद जी, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? आपने दोनों को सुना, दोनों ही पार्टियों को? मैंने दोनों को सुना, अंशुल जी को भी सुना, मैंने अमरजीत। विनोद जी से जो है हमारा संपर्क अभी फिलहाल नहीं बन पा रहा है। मैं कांग्रेस की मैं बता दूं जी, आप दे दीजिए अंशुल जी, फिर मैं अमरजीत जी से ले लूंगी। जी, मैं बता देता हूं, मैं कांग्रेस की बता देता हूं जी। मेरे अनुमान के अनुसार, मेरे राजनीतिक ज्ञान के अनुसार, छत्तीसगढ़ में जो 11 सीटें हैं उनमें से बीजेपी जितनी सीटें जीतेगी उससे 1 सीट ज्यादा कांग्रेस जीत कर दिखाएगी। जी बीजेपी। अमरजीत जी, आपसे राष्ट्रीय चैनल पे बोल रही है बात। मैं ये बात 4 जून के बाद फिर मैं 5 जून को बैठूंगा और ये सवाल पूछने के लिए, डालने के लिए मैं तैयार हूं। दुलारे जी, ये तो 4 जून को साफ हो ही जाएगा। मैं अंतिम प्रक्रिया ले लेती हूँ। अमरजीत जी। जैसे अंशुल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें जीतेगी उससे हम 1 सीट ज्यादा जीतेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि हमने 11 के 11 का नारा दिया, ये अंशुल जी भी जानते हैं, भली बात ही जानते हैं अंशुल जी भी कि 11 की 11 सीटें जीतने का संकल्प लेकर हम चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अंशुल जी 1 सीट कहीं और से, बाहर से और लाने वाले हैं और इस तरह से 12 सीट देखेंगे, भविष्य तय करेगा उसमें। मैं यही बोलने वाला, मैं अमरजीत भाई 1 मिनट, अमरजीत जी 1 मिनट रुकिए, मैं यही बोलने वाला था। 11 सीट है तो आप 1 सीट एक्स्ट्रा कहां से लाने वाले? मेरे को वही तो लगा आश्चर्य, क्योंकि 11 सीट है। अंशुल जी कहां से लाएंगे 1 सीट? आप मैं बता, आप 1 सीट कहां से ला रहे? 11 सीट है, 12 सीट तो ला नहीं सकते। सुनिए तो आपका प्रश्न आ गया मेरे पास। 11 और 12 का जो ताना बाना है, इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। हम राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीतिक संगठन हैं, हम राजनीतिक पार्टी हैं। ये सिर्फ अंदेशा की बात है। ना मैं कोई भविष्य वक्ता हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता हूं, ना मुझे भविष्यवाणी आती है। लेकिन जिस प्रकार से हम संगठनात्मक तौर पर काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम रोजगारिता को लेकर काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम न्याय को लेकर काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि 11 से 11 तक का तो इनका नारा तो 400 पार का भी है, लेकिन आप तय कर लेना 400 पार आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है कि 11 से 11 इनका नहीं आएगा, लेकिन जितना ये आएंगे। आप अपनी अंतिम प्रक्रिया दे दीजिए, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगी। समय का काफी अभाव है। जी, मैं बहुत संक्षिप्त अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहला तो हमारा लक्ष्य 11 का 11 है। दूसरा, हमारे गठबंधन का लक्ष्य 400 है और हमारे खुद भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 370। लेकिन कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि वो 350 से ज्यादा सीटों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ रही देश भर में। दूसरा, इनका जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो इनका ईडी गठबंधन जो आपने कहा था, वो ईडी गठबंधन का मैनिफेस्टो नहीं है। ये कई सारी चीजें ऐसी है भैया, इंडिया गठबंधन है, स्वीकार नहीं करते हैं। केजरीवाल की
पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देते हैं। तो ये किस गठबंधन पे चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से खाली पुलाव बुला रहे हैं और कौन से मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। हम अपने राजनीतिक दल के, अपने संगठन के मजबूती पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने आरंभ से ही अपने आकलन किया हुआ कि हम 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं। उसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़े। और निश्चित देखिए अमरजीत जी, विनोद जी से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूँ मैं। विनोद जी जल्दी से। हाँ, मैं ये सिर्फ ये जान मैंने दोनों को सुना। अमरजीत बोल रहे हैं कि हम 11 की 11 सीट जीतेंगे, कांग्रेस बोल रही है कि जितने बीजेपी जीतेगी उसका एक्स्ट्रा सीट, तो मतलब कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा सीट कहीं होगा शायद उनके हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पे जो अभी चुनाव हुआ है उस प्रक्रिया को देखते हुए, जहां पे 65-70% मतदान हो रहा है, तो जब भी अगर एक्स्ट्रा मतदान होता है, मतलब ये सरकार के खिलाफ नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी इसको नहीं बोल सकते हैं। मतलब अगर एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर 30% 40% चुनाव होता तो कम से कम एक होता। लेकिन अभी जिस हिसाब से चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जा रहा है 70% राजनांदगांव में, कांकेर में, महासमुंद में, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले समय पे अभी भी कांटे का टक्कर है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि कौन कितना सीट जीतता है, और ये आने वाले समय पता लगेगा, क्योंकि दोनों ने पार्टी अपने अपने मत रखे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने अपना मत रखा है, बीजेपी ने अपना मत रखा है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया हुआ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक तरफा टक्कर तो नहीं हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं दुलारे जी से इस बार बीजेपी मार जाए। जी दुलारे जी, आप अपनी आखिरी जल्दी से दे दीजिए। दुलारे जी। अमरजीत जी, मैं एक आखिरी सवाल पूछा था, जवाब अभी तक नहीं दिया। राम मंदिर किसने बनाया, आपने बनाया है या सुप्रीम कोर्ट ने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया या आप लोगों ने बनाया? जी, आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। आप सुनिएगा लेकिन पूरा। राम मंदिर का जो निर्णय हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ, वहां जो केस चल रहा था, उस केस में रोड़ा अटकाने का काम किसने किया आप बताएंगे? कपिल सिब्बल कौन थे ये बताएंगे? और तमाम जो कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने हलफनामा पेश किया था राम जी को, पार्टी से थे। मैं तो पत्रकार हूँ। तो प्रश्न देखिए, मुद्दे से हम भटक रहे हैं। राम मंदिर नहीं है मुद्दा, मुद्दा चुनाव है। हमें चुनाव पर ही बात करना है, और देश है, देश के विकास पर ही हमें बात करनी थी। चुनाव मुद्दा था, राम मंदिर नहीं। बहरहाल अब ये तो 4 जून को ही साफ होगा कि किसकी सरकार बनेगी, और बस यही है कि देश में जिसकी भी सरकार आए विकास हो। देखने वाली बात होगी कि 4 जून को किसके सर ताज सजेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। ये सब तो 4 जून को साफ हो ही जाएगा कि किसकी सत्ता इस बार आएगी। फिलहाल की इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।